नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पीएम को लिखा पत्र, आरक्षण कानून को नवी अनुसूची में शामिल करने का किया आग्रह, वंचितों और पिछड़े वर्ग को न्याय का दिया हवाला। टी मॉस्किटो बग चाय की खेती को पहुंचा रहा है नुकसान, बीते दशक इसमें 50% की आई गिरावट, चाय उद्योग हो सकता है प्रभावित। गैलापेगोस द्वीप समूह में नई प्रवाल भित्ति की हुई खोज, 2 किलोमीटर लंबी और 400 मीटर गहरे क्षेत्र में है इसका विस्तार, चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन का दावा। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी, साल के मध्य तक भारत की आबादी चीन से हो सकती है अधिक, यूएनएफपीए करता है इस रिपोर्ट का प्रकाशन। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 584.755 अरब डॉलर के पार, बीते 9 महीनों में उच्चतम स्तर पर पहुंचा, आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इसमें राज्य की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर आरक्षण संबंधी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की बात कही। इसके पीछे उन्होंने वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देना मकसद बताया है। असल में बीते दिसंबर में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 4% आरक्षण प्रदान किया गया। हालांकि इस पर अभी तक राज्यपाल की सहमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्यपाल का तर्क है कि आरक्षण की यह सीमा उच्चतम न्यायालय के अधिकतम कैप 50% से अधिक है। ऐसे में ये विधेयक संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। आपको बता दें कि नवी अनुसूची में केंद्र और राज्य के शामिल कानूनों को न्याय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस अनुसूची को संविधान में साल 1951 में पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। आपको बताते चलें कि संविधान की नवी अनुसूची में शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। बीते दिनों विशाखापत्तनम के भीमिली समुद्र तट पर पहली बार बायोलुमिनिसेंस यानी जीव दीप्ति तरंगे देखी गईं। इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को खूब आकर्षित किया। साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। असल में इसने लोगों का ध्यान तब खींचा जब आंध्र विश्वविद्यालय के एमटेक के कुछ छात्रों ने समुद्र तट पर अपनी ड्राइव के दौरान इसे देखा। छात्रों के मुताबिक उन्होंने समुद्र की लहरों पर नीली रोशनी देखी थी, जिससे वो चकित रह गए थे। इसके बाद उन्होंने इसका वीडियो बना लिया था और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। आपको बता दें कि बायोलुमिनेसेंस एक प्राकृतिक घटना है। इसके अंतर्गत समुद्र की लहरें नीली रोशनी के रूप में चमकती हैं। ये चमक फाइटोप्लैंक्टन नामक छोटे समुद्री जीवों के कारण होती है। ये समुद्री जीव रात में समुद्री तरंगों के संचलन से सक्रिय हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये समुद्र की सतह पर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इस वजह से समुद्री लहरें नीले हरे प्रकाश के साथ चमकती हैं। बायोलुमिनेसेंस की घटना अमावस्या की रात के दौरान सबसे अच्छे रूप में देखी जाती है। बायोलुमिनेसेंस लेगून और कभी कभी ब्रेक वाटर में व्यापक तौर पर होता है। ये विशेष रूप से गर्म मौसम की स्थिति के दौरान दिखाई देता है। भारत में अनूठी घटना अंडमान में हैवलॉक द्वीप, चेन्नई में थिरुवनम्यूर समुद्र तट, कर्नाटक में मट्टू समुद्र तट और लक्षद्वीप में बंगाराम द्वीप सहित कुछ अन्य समुद्र तटों पर दिखाई देती है। गौरतलब है कि सामान्य तौर पर गहरे समुद्री जीवों में बायोल्यूमिनेसेंट व्यापक होता है। कई समुद्री जीव जैसे स्पंज, जेलीफिश, कीड़े, मछली की प्रजातियां, एंथ्रोपॉड्स, इचिनोडर्म्स और एक कोशिकीय शैवाल शिकारियों से बचने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा ये संभोग के दौरान भी बायोल्यूमिनेसेंस का प्रदर्शन करते हैं। बीते दिनों मीडिया रिपोर्ट्स में टीएमबी यानी टी मॉस्किटो बग से जुड़ी एक खबर सामने आई। इसमें बताया गया है कि इस कीट का संक्रमण पूरे भारत में वृक्षारोपण को प्रभावित कर रहा है। इससे चाय के उत्पादन में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। जानकारों के मुताबिक ये गीले मौसम का कीट है। पहले ये बग कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाय बागानों तक सीमित थे, लेकिन अब अधिक ऊंचाई वाले बागानों में अपने पैर पसार रहे हैं। इसके चलते चाय उद्योग पर खतरा मंडराने लगा है। इसके अलावा पीपीसी यानी प्लांट प्रोटेक्शन कोड बनाए जाने के बाद चाय उत्पादकों के पास कीटनाशकों के सीमित विकल्प शेष हैं, क्योंकि पीपीसी ने भारतीय चाय की हानिकारक अवशेषों से सुरक्षा के लिए कीटनाशकों को अनुमोदित सूची से बाहर कर दिया है। प्लांट प्रोटेक्शन कोड भारतीय चाय बोर्ड द्वारा बनाया गया कोड है। इसमें चाय के उत्पादन के तरीके, अनुमति प्राप्त कीटनाशकों की सूची, संरक्षण के तरीके आदि विषयों पर मानक निर्धारित किए जाते हैं। आपको बता दें कि टी मॉस्किटो बग में 4 प्रजातियां शामिल हैं। इनके नाम हेलोपेल्टिस एंटोनी, एच ब्रेडी, एच थिवोरा और पचीपेल्टिस मेसरम हैं।
TMB, जिसका वैज्ञानिक नाम हेलोपेल्टिस थिवोरा है, अधिकांशतः चाय उत्पादक देशों में चाय की फसलों को प्रभावित करता है। ये एक छोटा कीट होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 मिलीमीटर होती है और इसका शरीर पतला होता है। ये चाय की कोमल पत्तियों, कलियों और नई टहनियों का रस चूसता है। इससे चाय का प्रभावित भाग भूरा और बाद में काला हो जाता है। 7 काले धब्बों वाली पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और अंत में गिर जाती हैं। इस प्रकार चाय की फसल को भारी नुकसान होता है। बीते दिनों नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ। शोधकर्ताओं का दावा है कि समुद्री जीवों की कई दर्जन प्रजातियां अब समुद्री प्लास्टिक पर रहने और पनपने में सक्षम हो चुकी हैं। इस तरह से समुद्र में एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ये प्लास्टिक इन प्रजातियों के लिए खतरा नहीं है, बल्कि जीवनदायी साबित हो रही है। शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने इन जीवों को ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में प्लास्टिक के मलबे पर पाया। ये जीव समुद्री एनीमोन, सफेद ब्रायोजोआ, नारंगी पंखों वाले हाइड्रोइड्स, झींगे जैसे एम्फीपोड्स, जापानी सीप और मसल्स हैं। असल में हवाई और कैलिफोर्निया के बीच प्रशांत महासागर के लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर हिस्से पर इंसानों द्वारा फेंका कचरा जमा हो चुका है। ये कचरे का ढेर कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि देखने में एक द्वीप जैसा प्रतीत होता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ प्लास्टिक के लगभग 1.8 ट्रिलियन टुकड़े जमा हैं। कूड़े का ये मलबा इतना बड़ा है कि इसे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का कहना है कि हर साल कम से कम 14 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जमा होता है। ये समुद्री प्लास्टिक प्रजातियों के लिए एक बड़ा खतरा है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि समुद्री जानवरों के पास प्लास्टिक के इन टुकड़ों को खाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है और अंत में वे मर जाते हैं। बीते दिनों प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में भी एक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा एक नई खोज की बात सामने आई है। इनका दावा है कि ग्राफीन कमरे के तापमान पर एक अलग GMR यानी ग्रेट मैग्नेटो रेजिस्टेंस का गुण प्रदर्शित करता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ग्राफीन आधारित डिवाइस का मैग्नेटो रेजिस्टेंस अन्य ज्ञात सेमी मेटल्स की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक पाया गया। इस खोज को यूके के वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कुछ धातु और अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में, मैग्नेटो रेजिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र के साथ बदलता रहता है। इनके इस गुण या प्रभाव को मैग्नेटो रेजिस्टर कहा जाता है। मैग्नेटो रेजिस्टर का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, उनकी ताकत और बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटो रेजिस्टर का प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की वृद्धि या कमी के साथ प्रतिरोध बढ़ता या घटता है। मैग्नेटो रेजिस्टर की खास बात यह है कि यह बिना भौतिक संपर्कों के संचालित होता है। इस गुण के कारण ही इसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर, बायोसेंसर, ऑटोमोटिव सेंसर, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और मेडिकल इमेजर्स आदि में किया जा रहा है। ग्राफीन की बात करें तो ये कार्बन का एक अपरूप है। मूलभूत रूप से ग्रेफाइट का सिंगल एटम लेयर होता है, यानी ग्रेफाइट ग्राफीन के कई लेयर से मिलकर बना होता है। ये अपने अनोखे गुण के कारण अन्य से अलग है। इसमें कार्बन परमाणु हेक्सागोनल पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। इसकी परत बहुत पतली होती है। ग्राफीन एक मजबूत सामग्री है जो स्टील से लगभग 300 गुना अधिक मजबूत है। ये ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। केंद्र सरकार ने बीते दिनों राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी। एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीक विकास कार्यक्रम घोषित करने वाला भारत 7वां देश बन गया है। अब तक अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस ने इस तरह के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए कुल 6003 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना का मकसद देश में क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में नवोन्मेषी वातावरण तैयार करना है। साथ ही इस क्षेत्र में शोध एवं विकास को बढ़ावा देना है। इसकी समयावधि वर्ष 2023-24 से 2030-31 तक तय की गई है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अन्य विभागों की साझेदारी के साथ विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस नए मिशन के तहत सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म में 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाला मीडियम क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य है। साथ ही देश के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क बनाया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने क्वांटम तकनीक के लिए पहली बार 2020-21 के बजट में घोषणा की थी। उस समय इस क्षेत्र में करीब 8000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन अब कुल धन आवंटन को 8000 करोड़ रुपए से कम कर 6003 करोड़ रुपए किया है। आपको बता दें कि क्वांटम प्रौद्योगिकी क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ये परमाणु और उप परमाणु स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की प्रकृति की व्याख्या करती है। इसकी सहायता से डेटा और इन्फॉर्मेशन को बहुत कम समय में प्रोसेस किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटिंग से जुड़े टास्क को भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम टू लेवल सिस्टम यानी क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का उपयोग करके जानकारी संग्रहित करते हैं। अपनी इस क्षमता की वजह से क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में बेहतर होते हैं।
हाल ही में गैलापेगोस द्वीप समूह के पास एक प्रवाल भित्ति की खोज की गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रवाल भित्तियां कई हजार साल पुरानी हैं। आपको बता दें कि गैलापेगोस द्वीप समूह इक्वाडोर में स्थित है। इन प्रवाल भित्तियों की खोज ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में की गई है जब दुनिया भर की प्रवाल भित्तियां तेजी से नष्ट हो रही हैं। ये कोरल रीफ चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई हैं। इन प्रवाल भित्तियों में से 50% कोरल रीफ जीवित हैं। अब तक माना जाता था कि साल 1982 और 1983 में एल नीनो के प्रभाव से वेलिंगटन कोरल रीफ के अलावा सभी कोरल रीफ नष्ट हो गई थी। वेलिंगटन कोरल रीफ गैलापेगोस द्वीप समूह के डार्विन तट पर पाई जाती हैं। खोजी गई नवीन प्रवाल भित्तियां लगभग 2 किलोमीटर लंबी और 400 मीटर गहरी हैं। गौरतलब है कि दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के कोस्टारिका में गैलापागोस और कोकोस द्वीप के बीच लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए गैलापागोस समुद्री रिजर्व का विकास किया गया है। ये समुद्री रिजर्व लगभग 1,38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तारित है और विशाल कछुओं, अल्बाट्रॉस, कॉर्मोरेंट और अन्य प्रजातियों का घर है। इनमें से कुछ प्रजातियां तो लुप्तप्राय श्रेणी में पहुंच गई हैं। साल 2022 में समुद्री रिजर्व का 60,000 वर्ग किलोमीटर और अधिक विस्तार किया गया था। प्रवाल भित्तियां समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण घटक होती हैं। ये समुद्र तटों की रक्षा करती हैं और उन्हें क्षरण से बचाती हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे छोटे समुद्री जीवों को आवासन प्रदान करती हैं। कोरल रीफ्स के अंदर प्रकाश संश्लेषी शैवाल भी निवास करते हैं। इन सब के अलावा ये भोजन और औषधि के भी स्रोत होते हैं। बहुत सारे लोग आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रवाल भित्तियों पर निर्भर हैं। सूत्रों के अनुसार कोरल रीफ से हर साल लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर पाई जाने वाली ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। हाल ही में यूएनएफपीए यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट में इस साल के मध्य तक भारत की आबादी के चीन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट का शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। रिपोर्ट का कहना है कि पिछले वर्ष भारत की जनसंख्या में 1.56% की वृद्धि हुई है। इसके साथ मध्य वर्ष में भारत की आबादी चीन की 1.4257 बिलियन की तुलना में 1.4286 बिलियन होने की संभावना है। भारत की आबादी के करीब 68% लोग 15 से 64 आयु वर्ग के शामिल हैं। रिपोर्ट में भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 बताई गई है। भारत में पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा 71 साल और महिला की 74 साल अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में भागीदार देशों की लगभग 44% महिलाओं और लड़कियों को यौन संबंध बनाने, गर्भ निरोधक का उपयोग करने संबंधी मांग करने पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। ये यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। इसे साल 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसने साल 1969 में परिचालन शुरू किया। साल 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का नाम दिया गया था। यूएनएफपीए को संयुक्त राष्ट्र के बजट का समर्थन प्राप्त नहीं है। ये पूरी तरह से सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, निजी स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त प्राप्त करता है। ये प्रतिवर्ष 1978 से विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के प्रकाशन का कार्य करता है। हाल ही में आरबीआई ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक बीते सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 6.306 अरब डॉलर की वृद्धि रही। इसके बाद अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 584.755 अरब डॉलर हो गया है। वहीं भारत का सोने का भंडार 1.496 अरब डॉलर बढ़कर 46.696 अरब डॉलर मूल्य का हो गया है। जबकि एसडीआर यानी विशेष आहरण अधिकार 5.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.45 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार का यह आंकड़ा बीते 9 महीनों में सबसे उच्च स्तर पर है। इससे पहले पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में 32.9 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई थी, जिसके बाद ये घटकर 578.45 अरब डॉलर हो गया था। वहीं अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सार्वकालिक शीर्ष स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से रुपए की गिरावट थामने के लिए आरबीआई को डॉलर की बिक्री करनी पड़ी थी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ गई थी। गौरतलब है कि भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की बड़ी हिस्सेदारी है। आपको बता दें कि किसी अर्थव्यवस्था के समय विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। इसमें विदेशी परिसंपत्तियां, सोने का भंडार, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष या ट्रेंच और विशेष आहरण अधिकार शामिल होता है। आमतौर पर विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा भाग अमेरिकी डॉलर के रूप में होता है। गौरतलब है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार काफी महत्वपूर्ण होता है। बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार उस देश के बाहरी और आंतरिक वित्तीय मुद्दों के प्रबंधन में सरकार तथा केंद्रीय बैंक को सुविधा प्रदान करता है। ये आर्थिक मोर्चे पर भुगतान संतुलन को लेकर संकट की स्थिति में मदद करता है। विदेशी मुद्रा के बढ़ते भंडार से डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा को मजबूती प्रदान करने में मदद मिलती है।
जब भी डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा कमजोर होने लगती है, केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को संभालने के लिए अपने भंडार को खर्च करता है। इस तरह विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग देश की देनदारियों को पूरा करने के अलावा दूसरे कामों में किया जाता है। बीते दिनों भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इसकी थीम थी समसामयिक चुनौतियों का समाधान, अभ्यास के लिए दर्शन। यह आयोजन दिल्ली में 20 से 21 अप्रैल को हुआ। इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। सम्मेलन में 30 देशों के लगभग 170 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस पहले सम्मेलन में बौद्ध दृष्टिकोण से संबंधित समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही भविष्य की दिशा एवं कार्य योजना पर भी बात की गई। शिखर सम्मेलन का मकसद बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं की खोज करके जलवायु परिवर्तन, गरीबी और संघर्ष जैसी समस्याओं का समाधान खोजना है। सम्मेलन की चर्चा बुद्ध धम्म और शांति के 4 विषयों पर केंद्रित थी। ये विषय हैं बुद्ध धम्म, पर्यावरण संकट, स्वास्थ्य और स्थिरता; नालंदा बौद्ध परंपरा का संरक्षण और बौद्ध तीर्थ यात्रा; जीवित विरासत और अवशेष। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ की स्थापना साल 2012 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये बौद्ध धर्म की समृद्ध विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही वैश्विक बौद्ध समुदाय को ज्ञान साझा करने और अपनी साझा विरासत को संरक्षित कर बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, बायोलुमिनेसेंस घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसके अंतर्गत समुद्र की लहरें नीली रोशनी के रूप में चमकती हैं। दूसरा कथन, ये चमक फाइटोप्लैंक्टन नामक छोटे समुद्री जीवों के कारण होती है। और तीसरा कथन, ये घटना केवल अमावस्या वाली रात को होती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 एवं 3, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 2 या फिर डी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला सवाल, टी मॉस्किटो बग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, टी मॉस्किटो बग में 4 प्रजातियां शामिल हैं। 2, प्रजातियों के नाम हेलोपेल्टिस एंटोनी, एच ब्रेडी, हेलोपेल्टिस थिवोरा और मचपेल्टिस मेसरम हैं। और 3, हेलोपेल्टिस थिवोरा अधिकांशतः चाय उत्पादक देशों में चाय की फसलों को प्रभावित करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 एवं 3, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 1 एवं 2 या फिर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट सवाल, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये पैच हवाई और कैलिफोर्निया के बीच प्रशांत महासागर के लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर हिस्से को कवर करता है। और 2, यहाँ प्लास्टिक के लगभग 1.8 ट्रिलियन टुकड़े जमा हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 एवं 2 दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मैग्नेटो रेसिस्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मैग्नेटो रेसिस्टर का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, उनकी ताकत और बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कथन 2, मैग्नेटो रेसिस्टर का प्रतिरोध चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। और कथन 3, ये बिना भौतिक संपर्कों के संचालित होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल 1, केवल 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला और अंतिम सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, गैलापागोस द्वीप समूह के पास एक प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। कथन 2, इसकी खोज कोरल रीफ चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने की है। और कथन 3, गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल 1, केवल 1 एवं 2, 1, 2 एवं 3 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बीते दिनों नई दिल्ली में 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत उड्डयन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें यूरोपीय संघ और भारत के बीच हवाई परिवहन संबंध, साझा चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। इस सम्मेलन में संबोधन के दौरान उड्डयन मंत्री ने 2025 तक 121 हवाई अड्डों को कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात कही है। वर्तमान में देश भर में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाले 25 हवाई अड्डे पहले से ही 100% हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 में भाग लेगी। इस अभ्यास का संचालन ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में 24 अप्रैल से 4 मई तक किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वायुसेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तालमेल में वृद्धि करना है। इसमें भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई 30 MKI तथा 2 C-17 विमान भाग लेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से देश भर के 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद स्वच्छ और सुरक्षित भोजन प्रथाओं को सुनिश्चित करना है। साथ ही खाद्य जनित बीमारियों को कम करना और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करना भी इसका लक्ष्य है। शुरुआत में इस पहल को पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इस पहल के लिए प्रत्येक जिले को फूड स्ट्रीट के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये सहायता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 60 और 40 या 90 और 10 के अनुपात में इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि इन फूड स्ट्रीट्स की मानक ब्रांडिंग FSSAI के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी। बीते दिनों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उपयोग बीज उत्पादन की चुनौती से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में किया जाएगा। इस एप्लीकेशन और पोर्टल को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से NIC ने तैयार किया है। जानकारों के मुताबिक भारत सरकार कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और कठिनाइयों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में साथी पोर्टल एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। बीते दिनों भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि भारत और थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा इस सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। रक्षा वार्ता बैठक सैन्य आदान प्रदान, उच्च स्तरीय यात्रा, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और द्विपक्षीय अभ्यासों सहित रक्षा संबंधों का विस्तार किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ और हरदोई में PM मित्र पार्क का शुभारंभ किया। PM मित्र पार्क लखनऊ को SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जाएगा। इसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। PM मित्र पार्क लखनऊ का कुल क्षेत्रफल 1000 एकड़ होगा। इसमें 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। साथ ही इससे 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने की उम्मीद है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को फिर से लागू कर दिया। इसे संशोधित कर 6,400 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। साथ ही डीजल पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। पेट्रोल और ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स 0 बना हुआ है। आपको बता दें कि विंडफॉल टैक्स को पहली बार 1 जुलाई 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के चलते लगाया गया था। गौरतलब है कि पिछले संशोधन में वित्त मंत्रालय ने स्थानीय रूप से उत्पादित तेल पर विंडफॉल टैक्स को 3,500 रुपए प्रति टन से घटाकर 0 कर दिया था। इसने डीजल निर्यात पर शुल्क को आधा कर 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया था। बीते दिनों सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत की गई। इस महोत्सव का उद्देश्य गुजरात और तमिलनाडु राज्य के बीच पुराने संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करना है। इस महोत्सव में लगभग 3,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस महोत्सव का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और ताकत को उजागर करना तथा लोगों को तीर्थ स्थलों एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ फिर से जोड़ना है। ये महोत्सव गुजरात में सोमनाथ, द्वारका और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे कई स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये महोत्सव काशी तमिल संगमम की तर्ज पर आधारित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु जन नियंत्रण नियमावली 2023 अधिसूचित की है। नए नियमों के तहत पशु जन नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों सहित स्थानीय निकाय जिम्मेदार होंगे। साथ ही पशु जन नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के लिए संबंधित संगठनों को AWBI से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। ऐसे संगठनों की सूची AWBI की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और इसे नियमित रूप से अपडेट भी किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI एक वैधानिक सलाहकार निकाय है जो भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।